हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट, आई होप आपकी RIMC प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर मॉक टेस्ट नंबर 10। चलिए एक बार फिर देते हैं जीके को मुंह तोड़ जवाब, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जीके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। आप देखना, अगर आपने जीके की 10 सीरीज कर ली है तो 50 अबव आपके मार्क्स आकर रहेंगे। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने RIMC के लिए फॉर्मूला सीरीज, करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट 200 करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस एक चैनल से आप अपने RIMC में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को। सो स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आपके ब्रदर सिस्टर RMS, विद्या ज्ञान, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, JNV, तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। इवन अवर हॉस्टल फैसिलिटी जो बागपत में है, जहां पर आपको प्रॉपर क्लासेस, मिनी मॉक, महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं। साथ ही आप हमारा रिकॉर्डेड कंटेंट ले सकते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in। इवन यू कैन इंस्टॉल अवर ऐप Geometry School फ्रॉम प्ले स्टोर। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो बच्चों, आपको डेली पूरा वीक आपको 8 to 5 PM क्लासेस दी जाती हैं। साथ ही जितना कंटेंट डेली कवर किया जाता है उनके मिनी मॉक कंडक्ट किए जाते हैं। एवरी संडे एग्जाम पैटर्न पर महा मॉक कंडक्ट किए जाते हैं। और सबसे बेस्ट कि यहाँ फी बहुत नॉमिनल है, आप एवरी मंथ यहाँ पे कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि मेरे को स्टार्टिंग में ही पूरा ईयर का देना होगा, बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या उसको मन नहीं लग रहा है, उसके लिए वो इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप इसके लिए मंथली फी भी दे सकते हैं, जिसमें आपको कोई इशू नहीं होगा कि हमने हमारी फीस फंस गई है, अब हमारे बच्चे को हमें वहां रखना होगा। पढ़ाई अच्छी लगे, बच्चा वहां पर अडेप्ट कर पा रहा है तो ही आप आगे कंटिन्यू करें। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन की 100% गारंटी है। अगर बच्चा हमारे तरीके से तैयारी करता है तो वो 110% इनमें से किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं कि हमारे टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं। इवन यू कैन टेक द डेमो क्लासेस बाय बुक योर डेमो। स्टूडेंट, RIMC स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 28 जून से हमारा रैंकर बैच वापस से स्टार्ट होने जा रहा है फॉर दिसंबर सेशन। तो अगर आप दिसंबर के लिए भी एलिजिबल है तो आप हमारा RIMC रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर सीट्स बहुत कम हैं, तो जल्दी से अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। उसके लिए आप वेबसाइट को विजिट करें, अपना डेमो बुक करें, और अगर आपको लगता है फी बहुत ज्यादा है तो आप हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट में आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं। जितना अच्छे आप मार्क्स लेके आएंगे आपको 50% तक का भी फी में डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से अपने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और उस पर जानकारी लें कि किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो बच्चों, जब मैंने पार्ट 8 अपलोड किया था तो मैंने आपको बताया था एट द एंड, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हो, कि जब मैं पार्ट 10 लेके आऊंगी तो उसमें हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो 75 क्वेश्चंस केवल साइंस के होंगे। आज हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 75 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो ऐसे के ऐसे ही या थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करके आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एवरी ईयर आते हैं। तो वीडियो को लाइक करें। अपना कोई भी आपका फीडबैक है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डैश कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। इनमें से किस सेल ऑर्गेनली में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर एंक्लोज्ड इन द मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ अ सेल एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। बच्चों, ये आपको पता है कैसे करना है। जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, अपनी नंबरिंग कर लीजिए क्वेश्चन की, वीडियो को पॉज करके, और मुझसे पहले आपको अपने ऑप्शन को चूज करके रखना है, लाइक ये आपके करेक्ट ऑप्शन है, और लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज आपने 75 में से कितना स्कोर किया। और इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो आपका इवैल्यूएशन अभी हो जाएगा कि कैसे मेरे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, जल्दी से करते हैं।
Human body is made of several chemical elements. You know that hydrogen, oxygen, carbon. The element present in the highest proportion, that is 65% in the body. तो हमारी बॉडी में बेसिकली हमारा जो डीएनए है, नाइट्रोजन कंटेंट है, ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, हाइड्रोजन वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. तो उसमें से जो आपका 65% प्रोपोर्शन है वो किसका है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. तो चलिए ये हो गया है आपका करेक्ट आंसर. हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर डैश. बच्चों साइंटिफिक डिवाइसेस से एवरी ईयर एक या दो क्वेश्चन आते हैं. तो हाइग्रोमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं? टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्योरिटी ऑफ अ मिल्क, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड और नन ऑफ द अबव. तो ह्यूमिडिटी को नापा जाता है हाइग्रोमीटर से. और अगर आपको इसका ग्राफ देखना है, इसके चेंजेस को देखना है, तो वी विल सी इट ऑन हाइग्रोस्कोप. इसके लिए होता है आपका हाइग्रोस्कोप. प्योरिटी ऑफ मिल्क अगर आपको देखनी है तो यू कैन मेजर इट ऑन लैक्टोमीटर. और लिक्विड अगर आपको चेक करना है उसका ग्रेविटी, तो देयर विल बी हाइड्रोमीटर. तो यहाँ पर डी और जी का फर्क है बच्चों, गलती नहीं करनी है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. तो इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, हाइग्रोमीटर फॉर ह्यूमिडिटी. स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज. अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, सेस्मोलॉजी, न्यूमेस्टिक्स और नन ऑफ दीज. तो इकोलॉजी यू नो दैट, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग. लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है उसको हम पढ़ते हैं किसमें? यहाँ पर हमारी इकोलॉजी में. न्यूमेस्टिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स. बच्चों सारे ही ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं. न्यूमेस्टिक्स तो आया भी है. तो बच आता है हमारा सेस्मोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स. और सेस्मिक वेव कहां जनरेट होती हैं? इन द अर्थक्वेक. तो बेसिकली सेस्मिक वेव्स की स्टडी या अर्थक्वेक की स्टडी क्या कहलाती है? सेस्मोलॉजी. तो बी इज द करेक्ट आंसर. द स्टडी ऑफ फिनोमिना एट अ वेरी लो टेम्परेचर. किसी भी फिनोमिना को लो टेम्परेचर पर स्टडी करने को क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर, मॉर्फोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी और काइरोजेनिक्स. तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को स्किप नहीं किया था तो आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट द काइरोमीटर. इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर. एंड फॉर पायरोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर काइरोजेनेसिक्स इज द स्टडी एट टू स्टडी द phenomena at very low temperature. तो D is the correct answer. What type of images is formed by the eye? Very important. हमारी आई में जो लेंस होती है उसका आपको पता होना चाहिए. That is the convex lens in the form of biconvex. उसको हम biconvex lens भी कहते हैं. And basically like this, two concave mirror मिलकर बीच में से broader ये लेंस बनाते हैं. जब इसमें रेज पास होती है और रेटिना पर पहुंचती है तो इमेज बनती है रेटिना पर. कैसी? आईज में बनने वाली इमेज रियल होती है और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, जिसे फिर हमारी ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके जाती हैं और ब्रेन उसको ट्रांसड्यूस करता है इनटू द इरेक्ट इमेज. तो बेसिकली ब्रेन उसका ट्रांसडक्शन करेगा इरेक्ट इमेज. तो आंखों में जो इमेज बनती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो सी इज द करेक्ट आंसर. विच एनिमल नेवर स्टॉप ग्रोइंग. बच्चों जीके में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं. कौन सा एनिमल है जिसकी सेल्स हमेशा क्या होती हैं? ग्रोइंग सेल्स होती है. एंड दैट इज योर स्नेक. स्नेक नेवर स्टॉप ग्रोइंग. तो सी इज द करेक्ट आंसर. इन विच फॉर्म इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर. एक वायर को स्ट्रेच करने में जो एनर्जी आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं और जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है? तो बेसिकली इट इज अ इलास्टिक टाइप ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज अ वायर. तो वी कॉल्ड इट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो जो एनर्जी आप इसके अंदर स्टोर कर रहे हो वर्क डन करके वो पोटेंशियल एनर्जी है. एन अर्थवॉर्म ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ. अर्थवॉर्म जो आपके कैचवे होते हैं दैट इज फाउंड इन द सॉइल और वी कॉल देम फार्मर्स फ्रेंड. व्हाई? बिकॉज दे जस्ट व्हाट डू विल डू, वे बेसिकली जितना भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है लाइक लीफ हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, वो उनको क्या करते हैं? दे विल कन्वर्टेड इनटू अ वेरी न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे बेसिकली टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो ह्यूमस, वो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड दे रेस्पायर थ्रू द स्किन. वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. डी इज द करेक्ट आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है? विटामिन ई रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, विटामिन बी रिकेट्स, नो, बी इज फॉर बेरी बेरी, तो ये भी इनकरेक्ट है। विटामिन सी नॉट नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है स्कर्वी, एंड विटामिन ए दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपके तीनों ही यहाँ पर गलत हैं, बट जो आपका करेक्ट है वो क्या है? विटामिन ई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिप्रोडक्शन स्ट्रेंथ, तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी क्या है, इनऑक्सॉस्ट नहीं होती है जल्दी से, इनएग्जॉस्टिबल जिसको हम कहते हैं बेसिकली, और नॉन कन्वेंशनल टाइप आपकी एनर्जी होती है, तो वो इनमें से कौन सी है? विंड, जिसको आप क्या कर सकते हो, वापस से एवरीडे रिन्यू हो सकती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी पीने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है? एडिबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो पोर्टेबल वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, जिसमें ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट चेंज इनटू फ्रूट, बेसिकली जब हमारा क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, फ्लावर बनते हैं, तो उससे आगे चल के अगर हम बात करें तो लाइक दिस इज योर फ्लावर, अगर हम फ्लावर की बात करें तो इसमें आपके मेल पोलन मेल पार्ट होता है दैट इज स्टेमन, और फीमेल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पिस्टिल, तो दिस इज द कंप्लीट फीमेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट जिसको कलेक्टिवली कहा जाता है स्टेमन। तो पिस्टिल में अगर हम बात करें तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो फ्लावर हो गया ये आपका। तो कौन सा पार्ट है जो आपका फ्रूट बनता है? तो फ्लावर का जो पार्ट है ओवरी, वो आगे चल के क्या बनता है? फ्रूट बनता है। तो आपसे पूछा है कि किस पार्ट से क्या होता है? फ्रूट बनता है। तो फ्लावर आपके प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो आगे चल के क्या बनाता है? फ्रूट, और फ्रूट के अंदर बनते हैं सीड्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द डैश प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, इन स्टमक की इनर वॉल के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट करती हैं ऐसी कौन सी वॉल्स हैं? तो बेसिकली वी कॉल देम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं, जिसके अंदर आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं दैट इज पेप्सिन, रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए आपको पेप्सिन की नीड पड़ती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। डैश आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी में बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट है ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, आपका बोमेन कैप्सूल होता है, यहाँ पर आपके इसी तरह से इफरेंट वेट्रियोल और एफरेंट वेट्रियोल निकली होती है। बेसिकली जो किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट होती है, मिनरल्स ऑफ सेल्स होती हैं, वी कॉल देम नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बी इज द करेक्ट आंसर। विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, विडाल टेस्ट आप किसके लिए डायग्नोसिस में यूज करते हो? बेसिकली ये किया जाता है टू शो द प्रेजेंस ऑफ साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, कि आपके ब्लड में कहीं साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया एंटर तो नहीं कर गया, और ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? इट कॉज फीवर कॉल्ड टाइफॉइड, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज डैश, सॉइल की साइंटिफिक स्टडी अगर आपको करनी है कि वो लॉमी सॉइल है, एलुवियल है, तो इस स्टडी को क्या कहा जाता है? बेसिकली पैडॉन प्लस लॉजी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें टू वर्ड से मिलके बनाए तो पैडॉन का मतलब यहाँ पे सॉइल, ग्राउंड आप कह सकते हो, लॉजी मीन्स स्टडी, तो सॉइल की स्टडी कहलाती है पैडोलॉजी, बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ डज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक आपका अमीबा है, तो ये कोई भी आपका तो इनमें से आपको एक टाइप बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप है जिससे यूनिसेल्युलर रिप्रोड्यूस करता है। बच्चों ये क्वेश्चन RIMC में आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो बच्चे क्या करते हैं, देखते ही क्या लगाएंगे? सेल डिवीजन करना। लेकिन अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूँ तो सेल डिवीजन से ग्रोथ भी होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सेल डिवीजन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होगा, क्योंकि बच्चों ने ये आंसर भी यहाँ पर टिक किया है। रिप्रोडक्शन तो प्रोसेस है ही रिप्रोड्यूस करने का। हमसे पूछा है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वी कैन से दैट फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप। बेसिकली अगर आपका ये लाइक ऑर्गेनिज्म है आपका फ्लैटवर्म, और बेसिकली अगर हम इसे क्या कर दें, इसके फ्रेगमेंट्स कर दें अलग अलग, तो इसका हर फ्रेगमेंट आगे चल के एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, रीजनरेट कर सकता है। तो बेसिकली प्लेनेरिया में ऐसा देखने को मिलता है, तो प्लेनेरिया इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर आर डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोज। आपने देखा है कि रेनी सीजन में जो आपके वुडन डोर होते हैं वो थोड़ा सा फूल जाते हैं, उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भर जाता है एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू ओपन देम। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्बिबिशन, प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। बेसिकली एक मीडियम में दूसरे मीडियम का एंटर हो जाना, दिस इज कॉल्ड इम्बिबिशन। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी, जब हमारी नेचुरल किडनी बेकार हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल में ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूज किया जाता है ब्लड को बेसिकली। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? या तो वो आपका आर्टिफिशियल किडनी कहलाता है या आप उसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज हीमोडायलिसिस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द क्लस्टर ऑफ टाइनी एयर चैम्बर इन लंग्स आर कॉल्ड। तो बेसिकली अगर हम लंग्स की बात करें तो दीज आर द स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, जो आपका बेसिकली ये आपकी ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियाइज विल फर्दर इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड द एयर चैम्बर देयर द डिफ्यूजन ऑफ द एयर टेक प्लेस, वी कॉल देम एल्वोइलीज। तो दीज आर द टाइनी एयर चैम्बर जहां पर गैस का डिफ्यूजन होता है, मींस एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वोइलीज। तो सी इज द करेक्ट answer. Which of the following can be beaten into thin sheet? इनमें से किसे आप बीट कर सकते हैं थिन शीट में? एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड वी कॉल्ड इट मैलिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल द एल्यूमिनियम फॉइल, आप एल्यूमिनियम की शीट्स बना सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, दीज आर नॉन मेटल, बट जिंक की आप लेयरिंग कर सकते हैं ऑन टू द आयरन। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। एंड द प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। बच्चों ये क्वेश्चन आता रहता है। तो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसमें आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द थिन शीट, लाइक आपका गोल्ड, सिल्वर। एंड गोल्ड आपका सबसे मोस्ट मैलिएबल मेटल है जिसका सिंबल AU है, जिसकी आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट मींस ट्रांसल्यूसेंट सी शीट भी बना सकते हो। तो दिस इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। तो जिंक इज द करेक्ट आंसर जिसकी आप इनमें से शीट बना सकते हो। ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम आर डैश इन नेचर। तो बेसिकली जब मैग्नीशियम जो आपका मेटल है उसको ऑक्सीजन से एक साथ रिएक्ट कराया जाता है तो द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्साइड का नेचर क्या है? तो जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन वाटर के साथ तो दे फॉर्म द बेसिक कंपाउंड। तो जो यहाँ पर मैग्नीशियम बना है ऑक्साइड वो क्या है? बेसिक है। और नॉन मेटल आपके एसिड्स बनाते हैं। जैसे आपने एसिड रेन का एग्जाम्पल भी सुना हो, अगर आपका सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और फिर यही वाटर के साथ मिलकर आपकी सल्फ्यूरस एसिड गैस बनाती है जो कि एसिड है। तो नॉन मेटल बेसिकली एसिड बनाते हैं और मेटल्स आपके बेस बनाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। बेसिकली जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं इधर या तो वो सॉलिड होंगे या वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरह गैसेज होंगे, बट ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं जो आपका नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में भी है। तो मरकरी, ब्रोमीन, आर्गन, हीलियम। तो बेसिकली ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन केस है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अभी हमने नॉन मेटल की बात करी थी बच्चों, अब हम मेटल की बात कर रहे हैं। तो कौन सा मेटल है जो आपने थर्मोमीटर में भी आप फिल करते हैं जो लिक्विड स्टेट में होता है? दैट इज मर्क्यूरी। इट इज द एक्सेप्शन केस। जनरली मेटल्स आपके क्या होते हैं? दे आर द सॉलिड इन नेचर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। तो सबसे हैवीएस्ट मेटल इन हमारा कौन सा है? अमंग ऑल प्लैटिनम, लेड, लिथियम। तो लेड, Pb जिसका सिंबल है। पेंसिल वाला लेड नहीं, वो आपका ग्रेफाइट होता है जो कि एक नॉन मेटल है। कार्बन का एलोट्रोप है। जो आपका कार्बन है वो आपका 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है, जैसे कोल हो गया, आपका डायमंड हो गया है, साथ ही आपका ग्रेफाइट हो गया है। ये क्या है? सभी आपके कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो बेसिकली ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है, जबकि डायमंड और कोल आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो Pb जो है वो लेड है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है, अभी मैंने आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी दिखाई थी मैग्नीशियम की, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो द प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी मेटल ऑक्साइड। और साथ ही जैसे फॉर एग्जांपल आपका आयरन हो गया है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म Fe2O3 मीन्स फेरस ऑक्साइड बनाएगा। तो जब भी मेटल आपके रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो द प्रोडक्ट विल बी ऑक्साइड्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर के साथ वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।
द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस होता है दैट कंटेनिंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो, जिसके अंदर आपके क्रोमोसोम एम्बेडेड होते हैं। तो न्यूक्लियस में एक लिक्विड मटेरियल फिल्ड होता है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह से क्या कहा जाता है, तो सेल का लिक्विड, न्यूक्लियस का लिक्विड मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल का लिक्विड मटेरियल साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया है सी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस जहां पर फ्यूजन होगा किसका, स्पर्म्स और ओवा का आउटसाइड द बॉडी। तो जहां पर स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं फीमेल के आउटसाइड बॉडी से बाहर आकर, तो यहाँ पर ये किसमें होगा, हैंड, डॉग, काउ, फिश। तो हैंड, डॉग्स, फिश, काउस में तो क्या होता है बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर ओवा का और स्पर्म का फ्यूजन इंटरनली होता है। बट फिशेज में क्या होता है, फिश ले एग्स और यहाँ पर मेल फिश उन पर अपने क्या करते हैं, स्पर्म ले करते हैं। दिस इज वी कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फिशेज में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर एक हम वायर यूज करते हैं दैट हैज द टेंडेंसी टू टॉलरेट अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड दैट वायर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ये जल्दी से मेल्ट भी नहीं होता है। तो जो हम फिलामेंट बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, टंगस्टन का। तो दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। डी इज द करेक्ट आंसर। द मेन ऑफ मरकरी, मरकरी किससे ऑब्टेन की जाती है, मतलब और वो मटेरियल होता है जिससे हम कोई भी एलिमेंट मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी। मरकरी ऑब्टेन किससे की जाती है, सिनेबार से। फंगस आर प्लांट दैट लाइक, बेसिकली जैसे आपने ब्रेड पर ब्रेड मोल्ड देखा होगा, आपको वो छोटा सा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, बेसिकली प्लांट नहीं होते हैं, तो उनमें क्या होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो हमारे ब्रेड मोल्ड हो गया आपका राइजोपस फंगस जिसको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फंगस जो होती है उनमें क्या नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होता। तो बेसिकली फंगस आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट लैक द क्लोरोफिल, इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, डेड एंड डी के सब्सटेंस पर लगते हैं। लाइक आपका ब्रेड, चपाती हो गया, मशरूम्स हो गए, सैप्रोफाइट की कैटेगरी में जो आते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर क्या नहीं होता, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मींस ऑटोट्रोपिक है। लेकिन आपका जो क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता वो है आपका कौन, फंगस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोड्यूसेस फिब्रोनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बच्चों ये आपके दो तरह के प्रोटीन हैं जो फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते हैं, किस लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जिससे कि जब आपको कभी भी कोई घाव लगता है तो दे फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन द वाउंड और इसी से आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो जो फिब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन है ये दोनों प्रोटीन कहाँ बनते हैं, इन द लीवर सेल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, किसको आप आर्टिफिशियल सिल्क का नाम भी देते हो, यू नो दैट आर्टिफिशियल सिल्क बेसिकली रेयन को कहा जाता है, जिसको वुड पल्प से तैयार किया जाता है, क्योंकि नेचुरली सिल्क बनाना इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ सेरीकल्चर। तो रेयरली अवेलेबल होता है, बहुत टाइम लगता है, एग ले करते हैं पहले सिल्क मोथ, उसके बाद उनके लार्वा ककून बनता है। तो रेयन बेसिकली एक आर्टिफिशियल सिल्क है जो इसी की तरह से बनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है। अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, बेसिकली जो रेनी सीजन में लगाई जाती है, तो जूट, मेज, मस्टर्ड, राइस। तो इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है, तो खरीफ क्रॉप मस्टर्ड आपका बेसिकली विंटर क्रॉप है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पर पानी देना क्रॉप्स को क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, मैन्योरिंग, नन ऑफ दीज। तो पानी से सिंचाई करना फसल की एट अ रेगुलर इंटरवल वी कॉल्ड इट इरिगेशन। पेट्रोलियम मीन्स, पेट्रोलियम बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, जिसको हम बेसिकली क्या भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो पेट्रा प्लस ओलियम, तो पेट्रोलियम किससे मिलके बना है, पेट्रा मीन्स रॉक और ऑयलियम मीन्स ऑयल, तो इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है। और बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि पेट्रोल को क्या भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स हाई यूसेज और द एक्सपेंसिव नेचर। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर आपको विंड की स्पीड को मेजर करना है तो आप क्या यूज करेंगे, कैलोरीमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो बेसिकली कैलोरीज मेजर टू यूज द हीट और द एनर्जी, हाइग्रोमीटर हम पढ़ चुके हैं फॉर द ह्यूमिडिटी, स्पेक्ट्रोमीटर को बात करें तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द बीम्स का स्पेक्ट्रम, कलर्स। जैसे कि आपको पता है सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, तो एनोमीटर बच जाता है। तो एनिमो मीन्स विंड, तो बेसिकली विंड की वेलोसिटी आपको मेजर करनी हो तो वी विल यूज द इंस्ट्रूमेंट नंबर सी, एनिमोमीटर। सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किसकी सेल्यूलोज क्या है, बेसिकली इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। तो किसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, बैक्टीरिया, मैंगो ट्री, कैक्टस, बोथ ए एंड सी। तो बेसिकली अगर हम बात करें, मैंगो ट्री एक प्लांट है, प्लांट सेल्यूलोज के बने होते हैं, कैक्टस भी। लेकिन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इनकी लेयर जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है, नॉट विद द सेल्यूलोज। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों मैचिंग का एक क्वेश्चन है, देखते हैं इससे आपकी सारी ऑर्गेनली क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। ये हमारी कुछ सेल ऑर्गेनली है, ये उनके फंक्शन है। तो देखते हैं न्यूक्लियस का क्या काम है। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है उनको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इट इज द आउटर कवरिंग, और इसे क्या भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, एनिमल सेल में सबसे ऊपर होती है, शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम क्या है, दीज आर द ट्रेट्स फॉर कैरेक्टर्स। ये क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रेट्स या कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसी के अंदर सारी ऑर्गेनली एम्बेडेड होती हैं, लाइक दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, ऑल द ऑर्गेनलीज आर एम्बेडेड इन द लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस, वी कॉल इट साइटोप्लाज्म। तो ए का ऑप्शन है 2 और बी का ऑप्शन है आपका 4। तो A 2, B 4, C 3 एंड D 1। तो ए ऑप्शन हो गया यहाँ पर करेक्ट। ये आपके सेल ऑर्गेनली के फंक्शन है। नेम अ नेशनल पार्क दैट इज सिचुएटेड इन पंचमराही बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो आपका पंचमराही बायोस्फीयर रिजर्व में है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंजेस में आपका सतपुरा नेशनल पार्क है, जिसके अंदर आपका बेसिकली 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, बोरी एंड पंचमराही। तो सतपुरा नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस इन, जो ये लाइक दिस इज द ओवरी एंड दिस इज यूट्रस। तो बेसिकली ओवरी से एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब, तो वो फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है और इसी तरह से वेजाइना की एंट्री करते हैं स्पर्म्स। तो बेसिकली जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमीट का वो कहाँ होता है, ओवरी में, यूट्रस में, सर्विक्स में या फेलोपियन ट्यूब में। तो ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है जिन्हें ओविडक्ट भी कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, बेसिकली स्पर्म का और एग का फ्यूजन होता है और यूट्रस में फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूट्रस में आपका एम्बेडेड होता है फीटस। ओवरी से सिर्फ आपका एग रिलीज होता है मैच्योर होने के बाद। तो फेलोपियन ट्यूब, अगर एग्जाम में फेलोपियन ट्यूब भी नहीं आता तो वी कॉल्ड इट ओविडक्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है मैचिंग का, जो कि आपके आई चैप्टर से है। आई चैप्टर से आपके पेरिस्कोप, क्लैडियास्कोप, हाइपरमेट्रोफिया, मायोफिया से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो उस चैप्टर में 4 और 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैचिंग के थ्रू करते हैं। ब्रेल क्या है, क्लैडियास्कोप क्या है, डिस्पर्जन क्या है, लेटरल इन्वर्जन फिनोमिना क्या है। तो देखते हैं ब्रेल। अगर हम ब्रेल स्क्रिप्ट की बात करें तो इट इज अ सोर्स फॉर विजुअली ब्लाइंड पीपल। तो ए का ऑप्शन 3। अभी तो देख लो ए का ऑप्शन 3 एक भी है। क्लैडियास्कोप की बात करें तो बेसिकली क्लैडियास्कोप का क्या काम है, टू ड्रॉ द ब्यूटीफुल पैटर्न। ये मल्टीपल इमेजेस पे वर्क करता है। डिस्पर्जन इज द नेचुरल फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर, जिसका एग्जांपल है आपका रेनबो। तो नेचुरल डिस्पर्जन का एग्जांपल है रेनबो। लेटरल इन्वर्जन की बात करें तो जिसमें आपको लाइक एम्बुलेंस में मिरर में आप देखते हैं तो लेफ्ट वर्ड अपीयर, जैसे आप अपनी इमेज देखते हैं तो जो लेफ्ट है वो राइट अपीयर होते हैं, जो राइट है वो लेफ्ट। तो इसलिए ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। तो डी का ऑप्शन हो गया 2। तो ये कुछ प्रोसेस है जो आपको लाइट चैप्टर से पता होने चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। A toy car released with the same initial speed will travel farthest on। एक टॉय कार को 4 सरफेस पर, एक बार मडी, एक बार पॉलिश, एक बार सीमेंटेड, एक बार ब्रिक सरफेस पर क्या क्या रिलीज किया है। तो सबसे दूर किस पे जाएगी, तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगता है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन। तो ये किस में लगता है, जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा उसमें उतना ही कम फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो पॉलिश सरफेस पर सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा, तो कार सबसे ज्यादा दूर पॉलिश सरफेस पर जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों एवरी ईयर CO2 को लेके या ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज को लेके एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इनमें से जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है जो रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मीन्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ योर अर्थ, तो वो गैसेज है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसका मेन एग्जाम्पल है वाटर वेपर। यस, वाटर वेपर आपका क्या करते हैं, CO2 को ट्रैप कर लेते हैं और दीज आर द मेन गैसेज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ए इज द करेक्ट आंसर। शूटिंग स्टार्स आर कॉल्ड, शूटिंग स्टार्स को क्या भी कहा जाता है, एस्टेरॉयड, गैलेक्सी, मेट्योर्स, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा तो बच्चों आपकी गैलेक्सी है, मिल्की वे के बाद जो नेक्स्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। गैलेक्सीज आपको पता ही है, दीज आर द बेसिकली द मिलियन ऑफ स्टार्स और द ह्यूज स्टार्स। एस्टेरॉइड्स आपके मार्स और जुपिटर की बेल्ट के बीच में जो डस्ट पार्टिकल रोटेट करते हैं अराउंड द सन, वी कॉल देम एस्टेरॉइड। तो मेट्योर्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, टूटता तारा या शूटिंग स्टार। सी इज द करेक्ट आंसर। शोइंग द सीड मैनुअली, मैनुअली मीन्स हैंड से जब आप सीड को क्या करते हैं, मैनुअली क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कौन कंट्रोल करता है, पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड या एड्रेनल। तो अगर हम पैंक्रियास की बात करें तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सोक्राइन और इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड आपकी दोनों तरह से काम करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है। क्यों? क्योंकि एक हार्मोन भी सीक्रेट करती है जिसका नाम है इंसुलिन, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। तो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करने की वजह से इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और अगर एक्सोक्राइन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डक्ट में, इसे डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं और डक्टलेस ग्लैंड भी, क्योंकि ये डक्ट में अपना पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जो इंटेस्टिनल वॉल में फाइनली प्रोटीन का, लिपिड्स का और अमाइलोज का फाइनल डाइजेशन करता है। तो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करने की वजह से इसे क्या भी कहते हैं, बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन भी है। तो ग्लूकोज का लेवल कौन मेंटेन करेगा, इंसुलिन हार्मोन, और वो कहां से आएगा, पैंक्रियास से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Leaving the agriculture and the uncultivated for one or more season is known as, लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना कुछ समय के लिए जिससे कि वो अपने फर्टिलिटी को वापस से रिगेन कर सके, न्यूट्रिएंट को रिगेन कर सके, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फील्ड फेलोइंग। फील्ड को लंबे समय तक खाली छोड़ देना टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट, वी कॉल्ड इट फील्ड फेलो। द रोल ऑफ नाइट्रोबैक्टर इन द नाइट्रोजन साइकिल, बेसिकली जो नाइट्रोबैक्टर हैं वो क्या करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे या डिकम्पोजिशन करेंगे। तो बेसिकली जो आपके नाइट्रोबैक्टर है दे आर एबल टू कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्रेट, तो नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके बैक्टीरिया पर, नाइट्रोजन साइकिल में इनका प्रॉपर काम क्या है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये हमारे बैच हैं फॉर हमारे RIMC के लिए, सैनिक के लिए, RMS के लिए सफलता बैच, कर्तव्य बैच, और आपका RIMC के लिए टारगेट बैच। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, 25 सीट्स हैं। ये हमारे हॉस्टल बैच है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, और दिसंबर जनवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे। फिर आप फुल प्रूफ ऐसी तैयारी नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन हो सके, वो सिर्फ एक टाइम वेस्टिंग होगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्टल बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर सिलेक्शन। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस द सिल्कवर्म इमेजेस फ्रॉम द, किससे निकल के आता है जब आपका डेवलपमेंट स्टेज होती है, तो सिल्कवर्म। तो सबसे पहले बेसिकली अगर हम बात करें तो सिल्कवर्म क्या करती है, एग ले करती है, एग में से लार्वा निकलता है, लार्वा विल चेंज इनटू द कैटरपिलर या प्यूपा आप उसको कहते हैं। उसके बाद बनता है उसका ककून, ककून थ्रेड आपका यूज हो जाता है बेसिकली सिल्क बनाने में, और उसी के अंदर से आपका क्या निकल के आता है, सिल्कवर्म निकल के आता है। तो बेसिकली ककून इज द एट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थ्रेड, जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन आया था बच्चों कि जो इसका सिक्रीशन होता है, धागा जो सिल्क का धागा निकलता है वो सिक्रीशन कहाँ से आता है, तो वो सिक्रीशन आता है सलाइवरी ग्लैंड से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डेवलपमेंटल स्टेज में ककून। 70 to 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मैच्योर प्लांट सेल, जो आपका प्लांट सेल होता है बेसिकली उसमें जो 70 to 80% पार्ट है वो किसने एनगल्फ किया होता है, बेसिकली इट इज ऑफ वैक्यूल, जो वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो वैक्यूल इसका 70 to 80% पार्ट होता है, जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स है वो स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल का, लाइक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वैक्यूल बड़े होते हैं प्लांट सेल में और प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो ये तीन ऐसे बेसिक डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस,
साथ ही आपके प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में ये प्रेजेंट है और वैक्यूल्स जो है लार्ज साइज के होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, प्लास्टिड नहीं होते और वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं। इन 3 डिफरेंस से ही आपका क्वेश्चन ज्यादातर आता है। अंकुश हैज एंटर्ड द एडोलसेंस ईयर, वो ईयर जब आपको बहुत ज्यादा हेल्थ की जरूरत होती है, जब आपके अंदर हार्मोनल चेंज आते हैं, दैट वी कॉल द एडोलसेंस एज। ही विशेस टू नो व्हाट शुड बी ईटन टू रिमेन हेल्दी, इस एज में हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हार्मोनल से फाइट करने के लिए आपको कैसा खाना खाना होगा। मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल, चिप्स, लीफी वेजिटेबल, मिल्क, बर्गर, मिल्क, दाल, लीफी वेजिटेबल, फ्राइड स्नैक्स, दाल, राइस, बर्गर, चिप्स। तो आप देख रहे हैं कि जहां भी जंक फूड आ रहा है वो किसी भी तरह से एडोलसेंस एज में हेल्थी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए ज्यादा अच्छा है। मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल ऑल काइंड ऑफ के न्यूट्रिएंट प्रोटीन आपको प्रोवाइड करेंगे, तो दिस इज द बेस्ट फूड एट एडोलसेंस एज। 1 हर्ट्ज बेसिकली क्या होता है, 1 हर्ट्ज इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर मिनट। तो बेसिकली 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 60 वाइब्रेशन पर मिनट। अगर 1 मिनट में 60 वाइब्रेशन हो रहा है तो वी डिफाइंड इट एज 1 हर्ट्ज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एनिमल सेल इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट वुड ऑल्सो लैक इन, जिस एनिमल सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो मीन्स वहां पर क्या भी नहीं होंगे, क्रोमोसोम नहीं होंगे, राइबोसोम्स नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली न्यूक्लियस अगर वहां पर नहीं है तो वहां क्रोमोसोम के थ्रेड नहीं होते, बेसिकली वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Human ear are sensory organ. You know that ear is a sense organ that help us to hear the sound. It outer portion, हम इसके outer portion को visible कर सकते हैं। The rest of the delicate ear is buried into the deep inside of the skull में प्रेजेंट होता है। बेसिकली आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर ईयर। अगर मतलब इसको हमें क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि हमको आउटर ईयर से लेबलिंग स्टार्ट करनी है और स्कल तक जाना है। तो सबसे बाहर क्या होता है, अगर हम बात करें आउटर ईयर की जो विजिबल पार्ट है उसे ऑरिकल कहते हैं या पीड़ना कहते हैं। तो सी यहाँ पर आ रहा है पीड़ना। फिर उसके बाद आपका शुरू हो जाता है ईयर ट्यूब, तो फिर आ जाएगा आपका डी। ईयर ट्यूब के बाद होता है आपका ईयर ड्रम, तो फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। और इसी के बाद होता है आपका इनर ईयर स्टार्ट, और इनर ईयर के बाद आपकी ऑडिटरी नर्व जो आपके मैसेज को ट्रांसड्यूस करती है टू द ब्रेन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसमें एक भी पता है तो आप लगा सकते हैं कि ऑरिकल या पीड़ना इज द आउटर पोर्शन। One person is infected with smallpox. He does not suffer from it again as his, एक बार smallpox हो जाने के बाद उसकी बॉडी में ऐसा क्या बन जाता है कि वो लाइफ टाइम उसको वापस नहीं होती है। तो बेसिकली जो फॉर्म होती है हमारे ब्लड में वो होती है एंटीबॉडीज, जो मेमोरी वाइज होती है, मेमोरी होती है इनमें, और ये एंटीबॉडी आप जनरेट कर लेते हैं बाय गेटिंग द वैक्सीनेशन, क्योंकि एंटीजन आपकी बॉडी में आ चुका है, अब इन्होंने से रिकॉग्नाइज कर लिया है, फिर वो उसको कभी भी नहीं होती है। तो एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है वायरस अफेक्टेड डिजीज में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फ्यूमिगेशन हेल्प इन, बेसिकली फ्यूमिगेशन किस लिए किया जाता है, मैन्योरिंग में, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में, वीडिंग करने में या हार्वेस्टिंग करने में। तो फ्यूमिगेशन आप कहाँ करेंगे, तो बेसिकली जब हम फ्यूमिगेट करते हैं तो इस समय पर आपको फ्यूमिगेशन की जरूरत पड़ती है अपने ग्रेन्स को जो है स्टोर करने में, तो वहां पर फ्यूमिगेशन करके उसको फ्री ऑफ बैक्टीरिया या किसी भी तरह से उसे फ्री ऑफ किया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स जो क्या है आपके डायरेक्ट क्या सिक्रीट करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द डक्ट ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डक्ट में सिक्रीट करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड या ओवरी एंड टेस्टिस। तो सलाइवरी ग्लैंड आपकी क्या ग्लैंड है जो अपना डक्ट्स में क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है माउथ में, तो ये आपकी कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन। जबकि थायराइड, एड्रेनल और ओवरीज ये अपने टेस्टिस ये अपने हार्मोन सिक्रीट करती है डायरेक्ट ब्लड में, तो ये आपकी डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे आप इन्हें, या आप इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए सलाइवरी ग्लैंड। इट इज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड एग्जाम्पल। द सब्सटेंस हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स जो 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न करने पर केजी किलो जूल एनर्जी लिबरेट करेगा, उसी को आप सबसे कैलोरीफिक वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा होगी, वही आपका सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देने वाला फ्यूल होगा, एक आइडियल फ्यूल होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन, जो कि आपकी सन रिएक्शन चलती है जिसमें हाइड्रोजन आपका कन्वर्ट होता है हीलियम में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। प्योर वाटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर मीन जिसमें से सभी इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल लिए गए हों वो आपका प्योर वाटर है। और प्योर वाटर क्या है, एक बैड कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
What is the name of the instrument which is used to measure the atmospheric pressure? Very important. Barometer is a device that is used to measure the atmospheric pressure. और जो बैरोमीटर के साथ आपका बैरोग्राफ लगाया जाता है उस पर आपका ग्राफ जनरेट होता है. तो A is the correct answer. Which of the following is a common, not a common property of plastic? इनमें से प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? नॉन रिएक्टिव होती है, इसीलिए आजकल हम इतनी ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं. लाइट इन वेट है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग समय तक चलती है. बट प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर. ये आपके अंदर करंट जनरेट या आपको करंट नहीं जनरेट कर सकती. हीट की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसीलिए हम यूटेंसिल के हैंडल प्लास्टिक के बनाते हैं. तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ये प्रॉपर्टी नहीं है प्लास्टिक की, तो डी इज द करेक्ट आंसर. द स्पेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ट, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका कर्व इनवर्ट की तरफ होता है, लाइक अ केव, तो उस मिरर को क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर. बी इज द करेक्ट आंसर. ऑन विच ऑफ द प्लास्टिक ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक? कौन सा टाइप ऑफ प्लास्टिक है जिस पर आपका कोई भी ऑयल या वाटर स्टिक नहीं होता? तो बेसिकली जो पेन आप डोसा मेकर में यूज करते हैं, दे हैव अ कवरिंग, वी कॉल्ड इट टेफ्लॉन. तो सी इज द करेक्ट आंसर. शॉर्टर डिजीज इज एसोसिएटेड विद, शॉर्टर डिजीज बेसिकली किन्हें हो जाती है? तो द वर्कर दैट वर्क इन द वूल इंडस्ट्री फॉर द सॉर्टिंग ऑफ द वूल. जो शीप पे से वूल को पहले उतारते हैं फिर उसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो वूल इंडस्ट्री में शॉर्टर डिजीज हो जाता है पीपल्स को, तो इसे शॉर्टर डिजीज कहा जाता है. दैट इज अकर एट द टाइम ऑफ सॉर्टिंग द वूल. तो बी इज द करेक्ट आंसर. The synthetic fiber are prepared by number of process using raw material of petroleum origin. पेट्रोलियम ओरिजिन से ओरिजिनेट होने के बाद आपके कुछ सिंथेटिक फाइबर जनरेट किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पेट्रो प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक पेट्रोकेमिकल. बेसिकली ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम ओरिजिन वी कॉल्ड देम पेट्रोकेमिकल. तो बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल अ मिक्सचर ऑफ टू फाइबर? दो फाइबर मिला के जो बनाया जाता है बेसिकली दे आर नोन एज पॉलीएस्टर. तो बेसिकली पॉली वूल, पॉली कॉटन, तो पॉलीकोट बनाया जाता है. टेरिलीन बनाया जाता है बेसिकली. तो यहाँ पर आपका पॉलीवूल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू फाइबर. तो सी इज द करेक्ट आंसर. पॉलीएस्टर प्लस वील वूल बना के पॉलीवूल बनाया जाता है. स्पर्म की अगर हम बात करें तो इट इज अ सिंगल सेल. ये आपकी क्या है? एक न्यूक्लियस के साथ सिंगल सेल है जो फ्यूज करके एक डिप्लॉइड सेल बनाती है ओवा के साथ. तो जब बनता है जाइगोट, तो जाइगोट आपका एक डिप्लॉइड सेल है, लेकिन जो आपका स्पर्म है वो एक सिंगल सेल है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड. एम्ब्रियो की वो स्टेज वॉर्म के अंदर या यूट्रस के अंदर जब आप इन्फेंट के सारे कैरेक्टर पहचान सकते हो, लाइक उसके बॉडी पार्ट, आइज, नोज विजिबल होने लगते हैं यूट्रस के अंदर, तब उसे फीटस कहा जाता है. तो फर्टिलाइज्ड एग को आप जाइगोट कहते हैं. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, और बर्थ होने के बाद बेबी को, ह्यूमन बेबी को इन्फेंट कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर उस एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं जिसमें फीचर दिखने लगे, तो फीटस उसे कहा जाता है. डी इज द करेक्ट आंसर. अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन. हमारी बॉडी में ग्लैंड्स का ग्रुप होता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्टिस, पीनियल ग्लैंड. ये सारी ग्लैंड क्या कहलाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड. और यही आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है जो ब्रेन के साथ मिलकर वर्क करता है. तो हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है अभी. If you burn 1 kg of fuel in an efficient system, you will get maximum heat. किसको बर्न करने पर? अभी मैंने बताया था वही आपका आइडियल फ्यूल होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है. तो बेसिकली 1 ग्राम फ्यूल बर्न करने पर आपको सबसे ज्यादा हीट कब मिलेगी? जब आप हाइड्रोजन को बर्न करेंगे. तो ए इज द करेक्ट आंसर. और सबसे कम किसकी है? लॉवेस्ट. डी इज द करेक्ट फॉर दैट. द सेम फोर्स एक्ट ऑन 4 ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट पर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर सेम काइंड ऑफ फोर्स लगाया गया है, लाइक मान लीजिए 10 न्यूटन 1 by 1. तो इन विच केस प्रेशर सबसे ज्यादा होगा. तो बच्चों इसके लिए आपको प्रेशर का फोर्स के साथ रिलेशन पता होना जरूरी है. प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा मीन्स फोर्स उतना ज्यादा होगा. और जितना यहाँ पर प्रेशर और फोर्स में कैसा रिलेशन है? देयर इज अ इनवर्सली रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया. अगर एरिया ज्यादा करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो मींस एरिया कम हो रहा है. तो आपको बताया गया है कि प्रेशर सबसे ज्यादा कब होगा? जब एरिया सबसे कम होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप एरिया कर देते हो 10 मीटर स्क्वायर तो प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा. कैसे? क्योंकि रिलेशन क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. जितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा मीन्स आप फोर्स उतना ज्यादा लगा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपके बैग स्ट्रिप्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं आपके शोल्डर पर या बिल्कुल नैरो होते
होते हैं पतले पतले, जैसे सब्जी लाने वाला थैला होता है, तो इनको क्या किया जाता है, ब्रॉड बनाया जाता है। जितना ज्यादा एरिया बढ़ा देंगे प्रेशर उतना कम पड़ेगा, तो बुक्स का प्रेशर आप पर कम पड़ता है। इसी तरह नाइफ का जो कटिंग पोर्शन है वो जितना ज्यादा शार्प होगा, जितना ज्यादा कम उसका एरिया होगा, उतना ज्यादा वो सब्जी पर प्रेशर डालेगा। ब्लंट नाइफ से इसीलिए सब्जी नहीं कटती है। तो आप देख सकते हैं कि एरिया जितना कम कर दोगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोफिया, एक पर्सन को हाइपरमेट्रोफिया है, मीन्स उनका आई बॉल का और रेटिना का डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया है। तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोफिया में फिर बेसिकली आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करके क्या करते हैं, पावर बढ़ा लेते हैं, तब आपकी इमेज रेटिना पर बनने लगती है। तो हाइपरमेट्रोफिया डिजीज में बेसिकली क्या होता है, आई बॉल और रेटिना का डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनती है। इसलिए जो एल्डर लोग होते हैं वो पास की चीजें नहीं देख पाते हैं क्लियरली। तो कहां बनेगी, बिहाइंड द रेटिना। सी इज द करेक्ट आंसर। फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई, एक नॉर्मल आई कहां तक देख सकती है, तो बेसिकली जो किसी भी आई का फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी हो सकता है। वो कहीं तक भी आप देख सकते हैं कि वो देख सकती हैं, तो इसे इन्फिनिटी मेजर नहीं कर सकते, तो ये इन्फिनिटी तक है। और जो नियर पॉइंट है किसी भी आई का वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से आपकी दूरी पर आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं अगर आपकी आई बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इन्फिनिटी। लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश, फिश को बड़े लेवल पर पालना क्या कहलाता है, वेरी सिंपल, ऐसा कल्चरिंग का क्वेश्चन एवरी ईयर आता है बच्चों, पिशी कल्चर। इट इज पॉपुलरली कॉल्ड लॉक जो, जिसमें आपका जो बिल्कुल लॉक हो जाता है। हाइड्रोफोबिया भी इसी डिजीज में होता है बेसिकली। तो मलेरिया, डेंगू, टेटनस, गोनोरिया। तो अगर आपको कोई वाउंड लग जाता है तो टेटनस बैक्टीरिया जब आपके अंदर घुस जाते हैं, टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई होता है। तो बेसिकली क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है सॉइल में पाया जाता है, जो क्या कर सकता है, आपको डिजीज कॉज कर सकता है, टेटनस, जिसमें आपके लॉक जो है वो लॉक हो जाते हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जिसके लिए आप 24 आवर्स में वाउंड लगने में एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट कोई भी वैक्सीन लेते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Who is known as the father of geometry? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, RIMC में आया हुआ क्वेश्चन है। फादर ऑफ ज्योमेट्री किनको कहा गया है, यूक्लिड इज द करेक्ट आंसर। यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। सी इज द करेक्ट आंसर। So student, these were your 75 questions. I hope you like these questions. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बच्चों किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, फीडबैक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज।